इसका लेक्चर नंबर 10 में लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम, लॉजिकल ऑपरेटर्स शुरू किए थे और उसमें एंड ऑपरेटर जो है वो पढ़ा दिया था आपको, शायद उसकी एग्जांपल भी बता दी थी। आज हमने और ऑपरेटर जो है उसको स्टडी करना। आर ऑपरेटर जो होता है, इसका जो सिंबल है ना वो ये होता है। ठीक है जी। तो सिंबल जो यूज होता है आर ऑपरेटर के लिए, द सिंबल यूज्ड फॉर आर ऑपरेटर इज, वो ये वाला सिंबल जो है वो आप यूज करती हैं। यानी कि उसका तो वो 8 की तरह का निशान डालते थे ना, इसका ये 2 पैरेलल लाइंस जो हैं वो डाल देते हैं, वो कंप्यूटर इसको रीड कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको वैल्यूएट करने के लिए हमें 2 कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है। 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड to evaluate it। 2 कंडीशंस जो हैं वो चाहिए होती हैं इसको एवेल्यूएट करने के लिए। इसमें ये प्रोड्यूस करता है ट्रू इफ द कंडीशन इज ट्रू, और प्रोड्यूस करता है फॉल इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स होगा। ठीक है। लेकिन अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो दूसरी फिर जो कंडीशन है वो आइदर ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। तो वो हम टेबल बना के देख लेते हैं, उससे ज़्यादा इस बात की समझ आएगी। ठीक है जी। ये टेबल आ गया हमारे पास। तो अब आप देखें कि इसमें यहाँ पर ये कंडीशन 1 है, इधर ऑपरेटर है। ठीक है। इधर कंडीशन 2 है। ठीक है जी। और यहाँ पर रिजल्ट है। अब आप देखें कि अगर पहले नंबर पे हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, ऑपरेटर फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स है, ऑपरेटर ट्रू ट्रू, फिर ट्रू है तो ऑपरेटर फॉल्स ट्रू। और अगर ट्रू है फिर तो इसकी दूसरी हो सकती है ट्रू और ट्रू। ये हमारे पास आ जाएगी। ये अब अगर आप आर गेट का
क्या होता है आर गेट या आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी लगाएं तो ये सारी कंडीशंस जो है वो निकल आएंगी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सपोज करेंगे, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी कि हमारे पास ए 100 है, बी 50 है। ए 100 है और बी 50 है, तो फिर हमारे पास ए ग्रेटर देन 50 और बी ग्रेटर देन 50 जो है ये ट्रू होगा, इज ट्रू, बिकॉज वन कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन जो है वो ट्रू है। ए ग्रेटर देन 50, बी ग्रेटर देन, तो इनमें से एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर ए ग्रेटर देन 500 है और बी ग्रेटर देन भी 500 है, ए ग्रेटर देन 500 है, बी ग्रेटर देन 500 है, तो हम अगर कहें कि ये फॉल्स है, इज फॉल्स, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, इम्तियाज साहब की हाल है, ठीक ठाक हो? तो पिता ठीक ने, सब खरीय थे? नहीं हाल भी तो नहीं, अज मैं जाना, मैं क्लास भी थी जे। तुसी उत्थे जाओ ना, तो मैं उन्होंने कह दिता है, तुसी जाओ तो लै लो ओहदे कोल जाके। करेगा कोई 1500 की करेगा, जिन्नी उन्होंने है वे ओहदे कोल उन्नी कर देगा। हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ ओके। अच्छा, अब ये फॉल्स है बिकॉज वन कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन जो है वो फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप दूसरे नंबर पे, जो है वो तीसरे नंबर पे, सॉरी, जो सी मर्जी ले लो बीच में, क्या नहीं, अगर ए ग्रेटर देन 5 और बी ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो ओ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, दो कंडीशन। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इसमें से एक भी ले लेना तो तब भी फॉल्स ही हो, समझ रहे हो ना बात? एक वो मैं बताता हूँ किस तरह, वो आप बहुत लिख रहे हैं उधर, वो बहुत फॉल्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आप देखोगे कि चूंकि ये आर वाला ऑपरेशन है ना, तो आर वाले ऑपरेशन में क्या होता है कि ये ए प्लस बी है ना, ठीक है। अब मैं इसको बाइनरी के अंदर ले जाता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ए 0 है, बी 1 है, तो मेरे पास क्या निकलेगा, आर 0 प्लस 1 1 ही आ जाना मेरे पास, ठीक है ना। तो इसमें से एक को फॉल्स कह दूं तो फिर जो है वो दोनों में से एक को फॉल्स कह दूं तो दूसरी भी फॉल्स आप कह सकते हैं उसको। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर देखें कि अगर आपके पास ये हो कि आर 0 प्लस 0 हो, अब ये बहुत फॉल्स कर दूं मैं इनको, तो तब भी मेरे पास 0 आएगा। अगर मैं इसको कहूँ कि आर 1 प्लस 1 हो तो तब भी 1 आएगा। अगर मैं इन दोनों को कहूँ कि ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू है, अगर इन दोनों को कहूँ कि ये फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स, ठीक है। चूंकि ये आर ऑपरेशन है, ये एडिशन हो रही है इसके अंदर। उसके बाद आ गए आप तीसरे नंबर पे, वो है नॉट ऑपरेटर।
ये भी आपको पता है नॉट ऑपरेशन का। नॉट ऑपरेशन का काम क्या होता है? इन्वर्ट कर देना। तो इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला होता है। ठीक है, ये अक्सर सिंबल जो है वो आप देखते हैं इसको। तो अब इसका जो काम होता है, इसका काम होता है कि कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देना, टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशन, टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। यानी कि अगर एक कंडीशन आपको दी हुई है, यानी कि 0 है, तो 0 को 1 कर देना, 1 को 0, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देना। तो इसका अगर हम टेबल देखें, इधर ऑपरेटर, इधर कंडीशन और इधर रिजल्ट। ठीक है जी। तो ये ऑपरेटर कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगी? अब इसकी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि एग्जांपल देखते हैं इसकी कि अगर आपके पास A 100 है और B 50 है, तो फिर अगर ये ऑपरेटर लगाएं तो A B इज ट्रू। और एक्चुअली जो है हमारे पास जो A B है इज फॉल्स, ये फॉल्स है। बट नॉट ऑपरेटर टर्न्स इट इनटू ट्रू। लेकिन फॉल्स ऑपरेटर जो है इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फॉल्स को ट्रू में नॉट ऑपरेटर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। जब भी आप नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो जो ट्रू कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। यानी कि अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आप ये चाहते हैं कि जो ट्रू कंडीशन आ रही है आपके पास फॉल्स हो जाए, तो वहां पर आप क्या करें? आप नॉट ऑपरेटर जो है उसको अप्लाई करें। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद अब एक और इसके अंदर स्टेटमेंट होती है जो C++ में हमने देखा, उसको कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट भी हम यूज करते हैं। अब ये स्टेटमेंट जो ये करती है क्या है? ये मूव करती है, जो कंट्रोल होता है डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम बाय यूजिंग द लेबल। अ लेबल इज ए नेम टू ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि आप अगर ये चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली उस प्रोग्राम में बगैर कोई प्रोसेस किए हुए किसी नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाना चाहते हैं, गो टू, ले जाना, गो कर देना, तो फिर आप क्या करते हैं? आप गो टू स्टेटमेंट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप प्रोग्राम की एक लाइन जो आपने शुरू में लिखी थी, आप ये चाहते हैं कि वो प्रोग्राम की लाइन जो है
वो हम कहीं जाके प्रोग्राम के एंड पे या प्रोग्राम के मिडल पे लिख दें या मिडल पे ले जाएं, तो आप उसको गो टू वहीं पर उसी जगह जिस जगह पर आपने लाइन लिखी है वहाँ पर गो टू की स्टेटमेंट दें, और गो टू की स्टेटमेंट दें कि वो प्रोग्राम खुद ब खुद उसको उस जगह पर जाकर रीड करेगा जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि उसको रीड किया जाए। ठीक है, तो इसलिए गो टू स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है। द गो टू स्टेटमेंट, अब ये जो गो टू स्टेटमेंट है इज यूज्ड टू मूव डायरेक्टली टू ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ ए प्रोग्राम। जो पर्टिकुलर लोकेशन है प्रोग्राम की जिधर आप इसको लेके जाना चाहते हैं, बाय यूजिंग लेबल। लेबल को यूज करते हो, ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो है वहां पर आप इसको लेके जा सकते हैं। अब लेबल जो होता है इसको हम नेम देते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन का। अ लेबल इज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर लाइन। लेबल जो है ये नेम है किसी पर्टिकुलर लाइन का ऑफ द प्रोग्राम। अब लेबल जो है ये करेक्ट होता है किसी क्रिएटेड आइडेंटिफायर से या वैलिड आइडेंटिफायर से, और इस लेबल को हम शो करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कॉलन का करते हैं। कॉलन को आप ये यूँ लिखते हैं, ये कॉलन का सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसका जो सिंटैक्स है तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, तो सिंटैक्स इसका देखें कि ये हम देते हैं गो टू लेबल। अब लेबल बेसिकली इंडिकेट करता है उस लेबल को जो कि हम ट्रांसफ़र, जिसमें हम जो है कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि आपने जो शुरू के अंदर कोई कंट्रोल दिया हुआ था उस कंट्रोल को आप आगे ट्रांसफ़र कर दें। मैं इसकी आम सिंपल सी मिसाल है कि जो आपका सीआर कौन है, औरंगज़ेब आया हुआ है, कुछ टोपी पहनी हुई है, नज़र नहीं आ रहा। तो औरंगज़ेब जो है इसके पास कंट्रोल है क्लास का। तो अगर इस कंट्रोल को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर, वैसे तो समीउल्लाह भी सीआर ही है, ये 2 सीआर हो गए, ठीक है, तो किसी तीसरे को जुनेद को दे देते हैं ये कंट्रोल। इन दोनों से चार्ज ले लेते हैं और किसको दे देते हैं, जुनेद को दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने वो कंट्रोल जो था इनके पास था उसको क्या किया, ट्रांसफ़र कर। तो यही काम जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। वो वहाँ पर जो शुरू में आपने कंट्रोल दिया था उसको आप चाहते हैं कि नहीं, ये कंट्रोल इस जगह के ऊपर नहीं हमें चाहिए, हमें कहीं एंड पे जाके जो है वो इस कंट्रोल को हमने इस्तेमाल करना है। तो आप उसको क्या करें, गो टू की स्टेटमेंट दे के उस कंट्रोल को ट्रांसफ़र करें। तो आगे जाके जहाँ भी स्टेटमेंट में आप, ये आपको ज़्यादा समझ तब आएंगी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे इनको, ठीक है, वहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट, ठीक है।
अब ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह एक स्विच काम करता है। ठीक है, स्विच क्या काम करता है? ऑन ऑफ। स्विच स्टेटमेंट। तो अभी आप ये स्विच बंद करेंगे तो पंखे बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये मोस्ट प्रोबेबली कि हमारे में से कोई भी फोत हो सकता है इनको बंद करने के बाद। ठीक है, यही है ना, ऑन किए हुए हैं तो पंखे चल रहे हैं। ठीक है, आज लेकिन 12:15 बिजली बंद होगी मेरा, लेकिन खैर करना तो है कुछ। ठीक है, तो ऑन ऑफ। तो हमें प्रोग्राम को लिखते हुए बाद जगहों पर ये कंडीशन जो है इसको भी यूज करना पड़ता है। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? इसका एक कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्विच भी एक कंडीशन के तहत ही है ना। यानी कि आपने ऑन कर दिया तो 1 है, आपने ऑफ कर दिया तो 0 है। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो फिर इसमें ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है उसका। इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो। यानी कि आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चॉइस। नेस्टेड में भी तो यही करते हैं ना आप। नेस्टेड में क्या करते हैं, वो ऊपर कंडीशन लिख देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऊपर स्टेटमेंट कंडीशन डाल के उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस और स्टेटमेंट्स जो हम डाल देते हैं। तो इसको आप देखेंगे कि हम जब आगे प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे तो उनमें कई जगह पर हम नेस्टेड को चला देंगे और कई जगह पर हम स्विच को। यानी कि जो स्विच स्टेटमेंट है ये एज एन अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ एल्स जो है उसकी जगह पर भी आप इसको इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल जो हैं वो होती हैं। और जब बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं तो नेस्टेड क्या करती है, वो उन बहुत सारे ब्लॉक्स में से जो ब्लॉक उस पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए उसको एक्सिक्यूट करती है, उसको चलाती है। ऐसा ही था ना, जिसको जो आपको अवेलेबल है उस वक्त चाहिए। ब्लॉक तो बहुत सारे हैं, मैंने मेरे हर वो स्टेटमेंट लिखी भी थी, उसको n तक आपको ब्लॉक जो है वो लिख के दिए थे। अब वो ब्लॉक जो उसको चाहिए बाकियों को क्या करेगा, वो स्किप कर देगा। ठीक है जी, जो ब्लॉक चाहिए उस ब्लॉक को वो रन करेगा। ठीक होगी बात। तो जो नेस्टेड होती है इफ वो बाज़ दफ़ा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स आ जाती हैं उनमें बड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है और प्रोग्रामर जो होता है वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर उस जगह पर जाकर हम वहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप लिखेंगे ना ये क्रैमर रूल और सिम्पसन रूल, रंगे कत्ता रूल, ये सारे उनके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट जो है उसको यानी कि जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पर वो न्यूमेरिकल जब कह रहे हैं तो वो बड़ा कम्प्लेक्स किस्म के प्रोग्राम बनते हैं। तो वहाँ पर फिर हम नेस्टेड की जगह स्विच जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगी बात। तो द स्विच स्टेटमेंट तो जो स्विच स्टेटमेंट है इज एन अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। इसका एक कंडीशनल जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए गुड अल्टरनेटिव of nested if else।
इट इज़ या इट कैन बी यूज्ड very easily when there are many choices. जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो हो, अवेलेबल and only one should be executed, और सिर्फ एक उनमें से एक्सिक्यूट जो है वो करना हो। ठीक है, अब हम जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर है उसका सिंटैक्स जो है उसको राइट डाउन करके देखते हैं। सिंटैक्स आप देखें, जो सिंटैक्स है इसका राइटिंग का, इसका स्ट्रक्चर का, वो इस तरह है कि हम इस पर देते हैं इंट होती है इनिशियल वैल्यू, और करैक्टर वेरिएबल, जो वेरिएबल है, स्विच इसके अंदर लिख देते हैं एक्सप्रेशन जो भी होता है, उसके बाद करली ब्रेसेस शुरू हो जाती हैं, केस कांस्टेंट 1, स्टेटमेंट एस आ जाएगा, उसके बाद ब्रेक देंगे आप। ठीक है, फिर केस कांस्टेंट 2 आ जाएगा, सॉरी इधर भी ये दोनों केस कांस्टेंट 2 आ जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट एस आ जाएगी। ठीक है, और कामा, फिर आप देंगे ब्रेक, कामा, और सो ऑन, आगे चलता जाएगा। फिर केस कांस्टेंट एन आ जाएगा, केस कांस्टेंट एन। ठीक है जी, केस कांस्टेंट एन, फिर स्टेटमेंट एस, स्टेटमेंट एस, फिर ब्रेक, फिर डिफ़ॉल्ट, और फिर स्टेटमेंट एस। ठीक है जी, तो ये इसका सिंटैक्स होता है। अब आप इसके सिंटैक्स में एक दफ़ा इसको ज़रा समझें कि स्विच की आपने कमांड दी, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिख दिया, करली ब्रैकेट शुरू कर दी, अब केस कांस्टेंट 1, वो जो ऊपर मैंने वेरिएबल किए हैं जो डिफाइन करने हैं, पहला वेरिएबल दे दिया, फिर स्टेटमेंट दे दी, अब ब्रेक आ गई,
ब्रेक आप जाहिर बात है, अगर आपने स्विच करना तो फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन ऑफ हो रहा है ना, तो ब्रेक देंगे तो अगला ऑन होगा। इधर ब्रेक दे दी, फिर अगला शुरू कर दिया, फिर उसको ब्रेक दी, फिर अगला शुरू कर दिया, फिर उसको ब्रेक दी, फिर अगला शुरू कर, एंड सो ऑन। इस तरह आप चलते चले जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जिस तरह प्रोग्राम चल रहा है वो उसी तरह डिफ़ॉल्ट चलता चला जाएगा। फिर आगे स्टेटमेंट एस जो है वो आ जाएगी, फिर आगे उसी तरह ब्रेक आएगी, फिर स्टेटमेंट आएगी, फिर ब्रेक आएगी, केस आएंगे, स्टेटमेंट आएगी, ब्रेक आएगी, और इस तरह ये जो स्विच है आपका ये काम करता चला जाएगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है जी, तो इसको क्या कहते हैं, स्विच स्टेटमेंट। अब इसकी जो हमारे पास वर्किंग है, अब स्विच स्टेटमेंट जो है ये कंपेयर करती है जो रिजल्ट होता है ऑफ एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस। अब आप उसके अंदर देख सकते हैं, आपने बहुत सारे केसेस जो हैं वो राइट डाउन किए हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये केसेस को कंपेयर करती है। जब आप ऑन ऑफ करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑन पे कौन सा केस चाहिए और ऑफ पे कौन सा केस चाहिए, तो वो ऑन ऑफ करके आप मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो जो एक्सप्रेशन होता है ये वैलिड एक्सप्रेशन होता है जिसके रिजल्ट में इंटीजर आपके पास आ रहा हो या कोई करैक्टर वैल्यू आपके पास आ रही हो। इंटीजर अब क्या होते हैं, तो ये इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। तो उस वक्त करेक्ट होगा जब आपके पास इंटीजर वैल्यू जो है वो या करैक्टर्स जो हैं वो आ रहे होंगे, यानी कि 0 1 2 3 के। अब जो एक्सप्रेशन है इसको आप वैल्यूएट करते हैं स्विच स्टेटमेंट में, और इसका रिजल्ट जो है उसको कंपेयर करते हैं फिर डिफरेंट केसेस के साथ। ईच केस जो है वो रिप्रेजेंट करता है उनमें से किसी एक रिजल्ट को कि जो मैच करेगा किसी भी केस के साथ। अब आपके पास एक केस तो नहीं है, आपके पास बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि उन केसेस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो पर्टिकुलर केस है उसके साथ क्या करेगा, उसको कंपेयर कर लेगा। जब वो उसके साथ कंपेयर करके वो ट्रू हो जाएगी, मैच हो जाएगी, तो उसके बाद प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, वो एक्सिक्यूट होना या एवेल्यूएट होना या वर्क करना जो है वो शुरू कर देगा। ठीक, जब मैच हो जाएगी। जब मैच नहीं होगी तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्विच स्टेटमेंट में एक ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, उसको बहुत सारी ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब डिफ़ॉल्ट लेबल जो है, अच्छा कोई भी नंबर ऑफ़ केसेस हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट। नंबर ऑफ़ केसेस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि जिस तरह मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं n तक लेके गया हूँ, यानी कि आप n तक इसमें केसेस जितने मर्जी केसेस लिख ले, कोई पाबंदी नहीं है। बस उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलानी पड़ेगी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लेबल जो ये अपीयर होता है एट द एंड ऑफ द ब्लॉक्स, जब ब्लॉक एंड हो जाते हैं, और ये एक्सिक्यूट करता है ओनली व्हेन द रिजल्ट डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। मतलब आप वो केस चलाते जा रहे थे, मैच होते जा रहे थे, चलाते जा रहे थे, मैच होते जा रहे थे, वो चलता जा रहा था प्रोग्राम। जो ही आकर उसका मैच नहीं हुआ तो उसने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होना है ना, तो वो क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। यानी कि आप वो मज़ीद आगे नहीं वो चल सकता है। तो इसका मतलब है कि जो ये सिर्फ उन रिज़ल्ट्स को एक्सिक्यूट करता है जो आपके मैच हो रहे होते हैं। अब जो पोजीशन है डिफ़ॉल्ट लेबल की इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होती है। इट मे बी प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट स्टेटमेंट और आफ्टर द लास्ट वन। पहली स्टेटमेंट के बाद भी दे सकते हैं, आखिरी के, हमने तो इधर आखिरी के बाद आके इसको दिया था ये डिफ़ॉल्ट दिया गया इधर एंड के ऊपर आकर जो है। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है हर केस में
इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू फॉर्म स्विच बॉडी, और इसको यूज़ करते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक के ऊपर विद इन इट। इसमें आप फंक्शन को स्टार्ट करते हैं और रिटर्न करते हैं एन इंट वैल्यू टू एनवायरनमेंट दैट कॉल द प्रोग्राम इंट वैल्यू। इंट वैल्यू ये होती है जो शुरू के अंदर होती है, ये वाली ये इंट वैल्यू होती है कि जो करैक्टर्स आप देते हैं वहाँ पर वेरिएबल्स देते हैं। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये इंट क्या होते हैं वेरिएबल्स। सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स का कुछ और मतलब होता है, ठीक है। जैसे आपके होते हैं ना ये फंक्शंस होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, ये फंक्शंस जो हैं ये ऑपरेटर्स बन जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो करैक्टर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं इनका भी एक अलग से प्रोसेस होता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो आप शुरू में जब भी आपने स्विच स्टेटमेंट लगानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई इनिशियल वेरिएबल या करैक्टर्स जो हैं उनको डिफाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसकी जो प्रोग्राम बॉडी है, ये बॉडी तो मैंने हर लिखी दी है इसकी प्रोग्राम की। अब इसकी जो प्रोग्राम बॉडी है उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, वो बॉडी होती है प्रोग्राम की जो कैरेक्टराइज करती है बाय मेन फंक्शन, ठीक है। अब मेन फंक्शन आप लिखते हैं ऐसे, यानी कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने ये स्टेटमेंट या कमांड देनी होती है मेन फंक्शन की सी प्लस प्लस में, ये प्रोग्राम की बॉडी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो एग्जीक्यूशन होती है सी प्लस प्लस प्रोग्राम की वो हमेशा इससे स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से। अब उसी के अंदर सारे फंक्शन जो हैं वो आएंगे। ये एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन है मेन फंक्शन, और ये डिक्लेयर करती है विद एन इंट प्रोसीडिंग इट। किसको? इंट यानी कि जो वेरिएबल आपने यहाँ पर देने हैं वो जब तक आप मेन फंक्शन नहीं देंगे वो उन वेरिएबल्स को रीड नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज द बॉडी ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बॉडी ही यहाँ से स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन देंगे, फिर इंट की कमांड देते हैं कि जो वेरिएबल देना है, फिर आगे आप उसका जो है वो हेडर्स लगाते हैं। सबसे पहले हेडर्स लगाते हैं, हेडर्स लगाने के बाद मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन आने के बाद आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे और फिर उसके अंदर एल्गोरिदम जो है उसको राइट डाउन करना शुरू करेंगे, किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग, जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये यहाँ तक मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर जो है सारा तकरीबन बता दिया। अब कल से मैं प्रोग्राम लिखने शुरू करूँगा मुख्तलिफ सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रोग्राम है। ये इंट्रोडक्शन जो है आपका, पहले 9 लेक्चरों में मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका पढ़ाया, ठीक है। ये अब इसका सारा इंट्रोडक्शन यानी कि जितनी आपको रिक्वायर थी उतनी मैंने पढ़ा दिया। नाउ आई विल मूव है डायरेक्टली टू प्रोग्राम। जो असल काम है कि हमने प्रोग्राम किस तरह लिखने, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम राइट, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है इसकी हो।